नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की हम लोग शुरुआत कर चुके थे और शुरुआत में हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो भारत की किताब है उसका अध्याय कवर कर चुके थे और आज हम लोग समकालीन विश्व की राजनीति का अध्याय एक शीत युद्ध का दौर पढ़ रहे हैं और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो सच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ भारत के अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ संबंध को समझने में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन। कौन सा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके बताया था नेम के बारे में। आज उस पर हम चर्चा करेंगे पर उससे पहले पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन रहे हैं, फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के बारे में जानेंगे और फिर हम टेस्ट लेंगे आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू वाला टेस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अभी तक की कहानी को अगर आप समझते हैं तो आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। जो पूरी दुनिया है वो दो भागों में बढ़ चुकी है, एक पूंजीवादी दुनिया है, एक साम्यवादी या समाजवादी दुनिया है। एक पश्चिमी गठबंधन है, एक पूर्वी गठबंधन है। तो पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है, इसलिए हमने क्या बात करी है, दो ध्रुवीयता की बात करी है। हम ये कह सकते हैं कि 1945 से लेकर के 1991 तक जो पूरा विश्व है वो दो भागों में बढ़ करके रहता है। परंतु इस दो ध्रुवीयता को, इस जो बाइपोलर वर्ल्ड है, ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो दो भागों में बटी है, उसको चुनौती किसने दी है? गुट निरपेक्षता ने दी है। किसने दी है? गुट निरपेक्षता ने दी है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नॉन अलाइंग। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, गुट निरपेक्षता का ही अर्थ समझ लेते हैं। गुट का मतलब आप समझते हैं ना, ग्रुप। ये मेरा गुट, वो उसका गुट। तो गुट का मतलब ग्रुप। तो दो ग्रुपों में दुनिया बटी हुई है, एक पूंजीवादी ग्रुप है और एक साम्यवादी ग्रुप है। तो इन दोनों गुटों से निरपेक्ष, जैसे हमने पढ़ा है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? मैं सभी धर्मों के प्रति एक समान व्यवहार रखता हूं। मेरा झुकाव किसी एक धर्म विशेष की तरफ नहीं होगा कि मैं इसको ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं या इसको कम सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बिल्कुल समान हूं। उसी प्रकार से गुट निरपेक्ष है। तो हम दोनों गुटों के प्रति, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो पश्चिमी हो, चाहे वो पूर्वी हो, दोनों गुटों के प्रति निरपेक्ष हूं। मतलब मेरी नजर में दोनों गुट बराबर हैं। मैं ना तो अमेरिका की साइड हूं, ना ही मैं पूर्वी जो साम्यवादी है उनकी साइड हूं। मैं किसी की भी साइड नहीं हूं, मैं बिल्कुल फ्री हूं, नॉन अलाइन्ड हूं, मैं किसी की तरफ झुकावा नहीं हूं। तो ये गुट निरपेक्षता है, ये आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन में मुख्य भूमिका जो निभाई हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने निभाई है। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला। तो पूरी दुनिया में जब दो वर्ल्ड बने हुए हैं, दो दुनिया बनी हुई है, उन दो दुनिया को जो चुनौती दी है वो गुट निरपेक्षता आंदोलन ने दी है। 1945 से 91 के बीच में हर दुनिया को यही हर कंट्री को यही नजर आ रहा था, या तो हम समाजवाद में जुड़ जाए या पूंजीवाद में जुड़ जाए। परंतु एक चैलेंज के रूप में गुट निरपेक्षता आया। गुट निरपेक्षता आंदोलन ने यह बताया कि आपको जरूरी नहीं है कि आप पूंजीवाद में जुड़े, आपको जरूरी नहीं है आप समाजवाद में जुड़े, आप हमारे साथ आइए, आप स्वतंत्र रहिए। तो आइए अब थोड़ी सी कहानी को समझते हैं। अगर मैं इस समय तक की बात करूं तो हम ये बात मानते हैं कि दो दुनिया बनी हुई है, एक पूंजीवादी, एक समाजवाद या साम्यवादी। एक पूंजीवादी दुनिया है और एक समाजवादी दुनिया है। ठीक है, अब पूंजीवादी में भी आप देखो ज्यादातर जो है मजबूत देश है, समाजवादी में भी। और हमने यहाँ पे पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन पढ़ा, तो उसमें भी जो आधार माना वो यूरोप को माना कि यूरोप के पश्चिम के जो देश हैं वो अमेरिका को समर्थन करते हैं, इसलिए हम उसे पश्चिमी गठबंधन कह रहे हैं। और यूरोप के पूर्वी जो देश है वो रूस को समर्थन या सोवियत संघ को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी गठबंधन कह रहे हैं। तो यूरोप कहीं ना कहीं एक ताकतवर हम कह सकते हैं महाद्वीप रहा है, क्योंकि उसने काफी समय तक अलग अलग देशों पर अपना उपनिवेश बनाया है, राज करा है, वहां के संसाधनों को लूटा है। तो यूरोप बड़ा ही मजबूत देश या महाद्वीप रहा है। परंतु इसी 1945 से 91 के बीच में एक घटना हो रही है, नव स्वतंत्र राष्ट्र होना। काफी जो देश है अब आजाद हो चुके हैं। किसके चंगुल से आजाद हो चुके हैं? इन यूरोप के इन्हीं देशों के चंगुलों से आजाद हो चुके हैं। कोई ब्रिटेन से आजाद हुआ है, कोई फ्रांस से आजाद हुआ है, कोई स्पेन से आजाद हुआ है, कोई पुर्तगालियों से आजाद हुआ है, अलग अलग देशों से आजाद हुए। तो अब हमारे सामने एक तीसरी जो चीज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है नए नए देशों की आजाद होना। वो स्वतंत्र है। अभी तक या तो उन पे कोई पूंजीवादी देश राज कर रहा था या कोई समाजवादी या साम्यवादी देश राज कर रहा था, परंतु अब ये देश आजाद हो चुके हैं। अब ये आजाद हुए तो इनको ये चिंता सताई कि यार हम आजाद हुए और दुनिया दो भागों में बटी हुई है, तो हम किसको चुने?
और कल को ऐसा ना हो कि अगर हमने एक को चुन लिया कल को वो हमें फिर से गुलाम बना ले, क्योंकि हम तो अभी कमजोर है, हमारा तो शोषण कर लिया गया है, हमारे संसाधनों को लूट लिया गया है, हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। तो अब जरूरी क्या है कि हम खुद का विकास करें, खुद का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से हम हमारे देश का विकास करें। और विकास करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन दोनों से मदद लेनी पड़ेगी, और मदद लिया तो डर है कि कल को हम फिर से गुलाम ना बन जाए, कहीं जो आजादी मिली है वो आजादी फिर से हमारे हाथों से ना चली जाए, जो फ्रीडम हमें मिली है वो फ्रीडम हमारे हाथों से फिर से ना चली जाए। तो इसलिए इनको एक नया रास्ता चाहिए था, एक नई दुनिया इनको चाहिए थी जहां पे इनके संसाधनों का सम्मान हो, इनके संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो, इनको अपने जो माल ये विदेशों में बेच रहे हैं उसकी सही कीमत मिले, इनको पूरी दुनिया से अच्छी टेक्नोलॉजी की मदद मिले, ये जो अपने देश का विकास करना चाहते थे उस विकास में पूरी दुनिया इनका सहयोग करे, ऐसा नया रास्ता चाहिए था। और वो नया रास्ता आता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट अब इस 1945 से 91 के बीच में भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब भारत हमेशा से एक चीज में रहा है कि भारत कभी भी हिंसा को समर्थन नहीं करता, भारत हमेशा शांति चाहता है। तो यहां पर पूंजीवादी समाजवादी लड़ रहे हैं, शीत युद्ध चल रहा है, परंतु भारत तो कभी युद्ध के तो पक्ष में है नहीं, वो शांति के पक्ष में है। और इसलिए उस समय फिर धीरे धीरे शुरुआत करी गई कि हम क्या करें, एक नव स्वतंत्र राष्ट्र है वो सभी मिलकर के हम क्या करें, शांति को स्थापित करने की कोशिश करें। अगर हम किसी किसी के गुट में जुड़ेंगे तो एक तो ये चिंता है कि हमारी आजादी छिन जाएगी, और दूसरा ये हो सकता है हमारे मिलने से कि ये युद्ध और भी भीषण हो जाए। फिर जब पूर्ण रूप से हमें दिखने ही लगेगा कि ये दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है तो लड़ाई होना ज्यादा आसान हो जाएगा, हो सकता है कि जल्दी लड़ाई हो जाए। तो यहां से एक नया ऑप्शन निकल के आएगा नेम का या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत होगी कि हमें ना तो समाजवादी में जुड़ना है ना पूंजीवादी में जुड़ना है। देखिए आपको एक बात मैं और बता देता हूं, जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर के 1964 तक, ठीक है 27 मई 1964 को उनकी डेथ होती है, उस समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं और विदेश मंत्री भी रहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी वही रहते हैं। फॉरेन का जितना भी काम है, विदेश का जो भी काम है वो खुद के हाथों में रखते हैं। उनकी विदेश नीति की आपको तारीफ करनी चाहिए, जितनी करो आप उनकी तारीफ कम है। उनकी विदेश नीति सच में बहुत गजब की थी। देखो अब आप एक ऐसे दौर की कल्पना करिए जिस दौर में पूरी दुनिया, बड़े बड़े देश दो भागों में बढ़ चुके हैं, कोई पूंजीवादी कोई समाजवादी। उस समय में एक ऐसी विदेश पॉलिसी, एक ऐसी विदेशी पॉलिसी, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आए जब इन दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने निकाल लिया कि ना हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं ना हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं, और इतना मजबूत रास्ता निकाला, इतना अच्छा बेहतर रास्ता निकाला कि अगर इन दो गुटों के बीच में कहीं लड़ाई हो रही है तो वहां मध्यस्थता के लिए बुलाया जा रहा है, जैसा कि हमने देखा था कोरिया के उदाहरण में। ठीक है कि कोरिया में जब विवाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जाकर के मध्यस्थता करी। तो अब आप सोचिए कि दो देशों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए किसको बुलाया जाता है, जो मजबूत जो शक्तिशाली हो उनको बुलाया जाता है। तो उस समय भारत की पहचान ऑटोमेटिकली शक्तिशाली की बन चुकी थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सच में काफी बेहतर रही, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी रही, और कहीं ना कहीं उन फॉरेन पॉलिसी का दबदबा हम आज तक भी देखते हैं, वैसा पैटर्न हम लोग आज भी देख रहे हैं कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमारी चल रही। रूस का समर्थन हमें शुरुआत से रहा है और वही रूस का समर्थन हम आज भी देख रहे हैं। ये एक रियलिटी भी है, आप जानिए कि हम ना पूंजीवाद की तरफ थे ना हम समाजवाद की तरफ थे। ये जो दुनिया बटी हुई है उस दुनिया में से हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे थे। हम युद्ध के लिए ना पूंजीवाद की तरफ जाना चाहते थे ना युद्ध के लिए हम समाजवाद की तरफ जाना चाहते थे। परंतु अगर हम एक हमारे इकोनॉमिक मॉडल पर देखें, अगर हम एक हमारे अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो समाजवादी थे, वो समाजवाद को समर्थन करते थे। क्योंकि समाजवाद को समर्थन करना इसलिए जरूरी लगा उनको कि अब भी देश काफी पिछड़ चुका है, देश में काफी गरीब लोग रह रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो उनके विकास के लिए सरकार का ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप होना, इंटरफेयर होना जरूरी है। इसलिए समाजवाद के मॉडल को अपनाया है। ये उस समय की विचारधारा के हिसाब से, उस समय की जो स्थितियां रही उस हिसाब से उन्होंने काम करा। परंतु एक युद्ध के तौर पर उन्होंने ना पूंजीवादियों को चुना ना समाजवाद को चुना। वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर अपने देश में जो विचारधारा या कह सकते हैं जो आर्थिक मॉडल उन्होंने शुरू करा वो समाजवाद का मॉडल शुरू करा। ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में देखने को मिलेगा। परंतु हमारा समाजवाद इतना कठोर नहीं था जितना कि रूस का था। हम समय समय पर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में रहे, परंतु मिश्रित होता है थोड़ा सा झुकाव आप कह सकते हैं समाजवाद की तरफ था, परंतु हम मिश्रित रहे। हमने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूंजीवाद का विरोध करा हो, या हम ऐसे भी नहीं है जो हमने बिल्कुल ही समाजवाद का विरोध करा हो। हम दोनों के पक्ष पर रहे। ये आर्थिक रूप में भी हम बिल्कुल तटस्थ हैं, ना इनकी तरफ ना इनकी तरफ, और हम राजनीतिक रूप से, हम सेना के रूप से भी तटस्थ हैं। ना हम पूंजीवादियों को समर्थन कर रहे हैं ना समाजवादियों को समर्थन कर रहे हैं। हम एक नया गुट बना रहे हैं जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
नेहरू जी इन बातों को समझते थे और नेहरू जी ने हमेशा जो फोकस करा वो एशिया अफ्रीका देशों की यूनिटी पे फोकस करा। ये चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका जो देश है वो एक होकर के रहे, ये सब के साथ। इनका इतिहास एक है, एशिया और अफ्रीका का इतिहास आप देखिए एक है, क्योंकि यहाँ के ही ज्यादातर देशों को क्या करा गया, गुलाम बनाया गया। यहाँ के जो देश है वो ज्यादा पिछड़े हुए। तो नेहरू जी ने सोचा कि अगर हमने इन दोनों में से किसी का समर्थन ले लिया तो ये हमें फिर से गुलाम बनाएंगे, हमारे संसाधनों को बर्बाद करेंगे। इसलिए नेहरू जी ने एशिया अफ्रीका के देशों से आह्वान करा कि आओ और हम तीसरी दुनिया का निर्माण करते हैं, और जो तीसरी दुनिया होगी वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होगा, जिसमें ना आप पे पूंजीवादी दबाव डालेंगे, ना जिसमें आप पे समाजवादी दबाव डालेंगे। आप अपनी विचारधारा चलाएंगे, आपकी खुद की विदेश नीतियां होंगी, आपका खुद का आर्थिक मॉडल होगा, आप खुद एक विकास के लिए नई योजनाओं के काम करेंगे। आप ना पूंजीवादियों के दबाव में है, ना आप समाजवादियों के दबाव में है। आपको महसूस होता है कि ये पूंजीवादी देश है, मुझे इससे मदद लेनी चाहिए, लो और फिर हटा दो। आपको लगता है ये समाजवादी देश है, मुझे इससे मदद लेनी चाहिए, आप ले सकते हो, क्योंकि आप आजाद हो, आप किसी एक के दबाव में नहीं हो। तो ये दो ध्रुवीयता को जो चुनौती दी है वो गुटनिरपेक्षता ने दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब 45 से 91 के दौर में बड़ा भीषण शीत युद्ध हमें देखने को मिलता है, दो दुनिया पलट चुकी है, और उस समय में जवाहरलाल नेहरू, 61 की बात है जब नेम बन जाएगा, 1961 में आकर करके ये शुरुआत कर देते हैं कि नहीं, हम दोनों की तरफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हम नेम वाले हैं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले हैं। मतलब दो बड़ी महाशक्तियों को चैलेंज कर दिया कि हम दोनों की तरफ नहीं है, हम हमारा बीच का रास्ता, हम हमारा नया रास्ता बनाएंगे। बड़ी हिम्मत की बात है और बड़ी काबिल तारीफ वाली बात रही। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। ये बात आप लोग देख रहे हैं कि दो ग्रुपों में बंट चुका था, और दोनों कैसे हैं, वो उनको नहीं देखना पसंद करे, वो उनको नहीं, बस लड़ाई के लिए तैयार है, एक मौका चाहिए, चिंगारी लगाने की जरूरत थी, आग लगने को तैयार थी। गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। देखिए, गुटनिरपेक्षता ने एशिया एक महाद्वीप है, आप जानते हो, और एशिया में ही हमारा भारत भी आता है। अफ्रीका महाद्वीप, अभी मैंने इसकी बात करी। लातिनी अमेरिका, इसको इंग्लिश में लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका, जनरली जो लैटिन अमेरिका के लिए एरिया जो कवर होता है बच्चों, इसमें दक्षिण अमेरिका वाला, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है ना, वो वाला एरिया कवर होता है। साउथ अमेरिका का एरिया कवर हो जाएगा। और जो कैरिबियन द्वीप समूह आप देखते हैं, ठीक है, जब हम लोगों ने, आपको याद हो क्लास 11 में वेस्ट इंडीज की बात करी थी, तो कैरिबियन द्वीप समूह वाला जो है ना, उसमें हम ये बात करते हैं लातिन अमेरिका। और ये जो लैटिन अमेरिका है, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर 20-21 देश है जहां एक भाषा बोली जाती है, ठीक है, उस भाषा के आधार पर कहा जाता है कि ये लैटिन अमेरिका है, लातिन अमेरिका है। तो यहाँ के भी देश जो है करीब रहे, पिछड़े हुए रहे। तो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका, ये देश पिछड़े हुए रहे, और तीनों को महाद्वीपों में ये चिंता थी कि कल को हमारी आजादी ना छिन जाए। और जैसे आज भारत की बात करिए, भारत के लिए अच्छे विदेशी संबंध बनाने से पहले जरूरी था कि हम हमारे देश में जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करें, हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक समस्या है हम उनको दूर करें। तो पहले देश की जो समस्या उनको दूर करके फिर विकास को बढ़ाना, यह हमारे लिए मेन काम था। और जितने भी यूरोप के देश है उनके लिए क्या था, उनको सिर्फ विकास ही विकास करना था, क्योंकि उनके पास पहले से ऑलरेडी पैसा था। ज्यादातर एशिया अफ्रीका के देशों को लूट लिया उन लोगों ने, तो उनके तो सिर्फ विकास करना था, बाकी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। पर हमारे लिए और बाकी जितने भी 9 स्वतंत्र देश हैं उनके लिए काफी समस्याएं इंतजार कर रही थी। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि आइए हम एक तीसरा विकल्प आप सभी को देते हैं। एशिया के किसी देश को पूंजीवाद में भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, समाजवाद में भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, हम गुटनिरपेक्षता में जुड़िए। यही अफ्रीका को कहा गया, यही लातिनी अमेरिका को कहा गया। दोनों गुटों से अलग रहने का, हम दोनों गुटों से अलग हैं, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, ना इनका ना इनका, किसी का ही नहीं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन कौन रहे। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब बात आ रही है, ठीक है, कि भाई नॉन अलाइंड मूवमेंट है, तो अब इसके संस्थापक कौन कौन है, किसने इसकी शुरुआत करी। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। यूगोस्लाविया कहां पर है बच्चों, यूगोस्लाविया मतलब कौन से महाद्वीप में है, यूगोस्लाविया है यूरोप में। अब देखिए आप, ये चीज इंटरेस्टिंग, यूरोप के जो कंट्री है उसको भी अपने साथ में मिला लिया। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया वैसे टूट जाता है बाद में, ये एक अलग कहानी है, ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बड़ी कहानी है, उस पर भी कभी अलग से अपन विचार विमर्श करेंगे। एक आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि सर ये जो टॉपिक्स है ना, इन पर आप अलग वीडियो बनाए, जैसे मैंने कहा था उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया अलग अलग कैसे हुए, अगर उन पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे बताओ। यूगोस्लाविया का विघटन कैसे हुआ, उस पर शीत युद्ध में तो सोवियत संघ का विघटन तो आप इस पूरी किताब में पढ़ ही लोगे। तो कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि नहीं सर इस पर हमें और जानकारी चाहिए और कुछ, तो आप कभी कमेंट बॉक्स में बता देना। और फिर जैसे जैसे अपन को समय मिलेगा और आपके पास समय होगा, अब भी हमारा जो पहला और अंतिम टारगेट अब भी इस साल के लिए है वो यह है कि क्लास 12 में हम अच्छे मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। ज्ञान समय के साथ लेते जाए, परंतु
जो सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों को नजरअंदाज ना करें। सीढ़ी हमारे लिए 12th है, पहले सीढ़ी 12th की चढ़ेंगे, फिर कॉलेज पास करेंगे, फिर यूपीएससी के लेवल पे पहुंचेंगे। परंतु अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए आप अलग अलग टॉपिक्स को जानोगे तो ये आपके लिए बेहतर ही है और आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी और फिर आप दूसरों की नॉलेज में वृद्धि करेंगे, ये अच्छी बात है। तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू जी, और मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है। इजिप्ट कहां पर है? अफ्रीका में। तो गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी, बड़ी अच्छी खासी दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक करी, तो तीनों ने एक बैठक का आयोजन करा। अब देखो कि कैसे हम लोग, मतलब जो भारत है और किस प्रकार से हमेशा से हम लोगों ने एशिया अफ्रीका की यूनिटी पर जोर दिया है। अभी हम जो भारत वाली किताब पढ़ेंगे ना, उसमें हम भारत के विदेशी संबंधों की चर्चा करेंगे, और जो भारत के विदेशी संबंधों की चर्चा करेंगे हम एशिया अफ्रीका यूनिटी की बात करेंगे। एशिया अफ्रीका यूनिटी एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिटी की बात करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि नेहरू जी ने फोकस करा कि एशिया अफ्रीका की यूनिटी होनी चाहिए, नो डाउट इसमें। अब कैसे उस एशिया अफ्रीका की यूनिटी की शुरुआत होती है वो देखो। मार्च 1947 की मैं आपको बात बताता हूं। मार्च 1947 में 1947 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है ARC। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाता है? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। और हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे एशियाई संबंध सम्मेलन। देखो, हम अगस्त 1947 में आजाद होंगे, पर सम्मेलन कब हो रहा है? मार्च 1947 में। तो एशिया के देशों के साथ एक सम्मेलन रखा गया। उसके बाद 1955 में एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, एक मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में 1955 में बांडुंग में, कहां पे बुलाई गई? बांडुंग, यहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया। और कहा जाता है कि जो बांडुंग में जो मीटिंग हुई, जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, इसी में क्या है? गुट निरपेक्षता आंदोलन की या नॉन अलाइंग मूवमेंट के बीज बो दिए जाते हैं। मतलब यहीं से धीरे धीरे शुरुआत होना शुरू हो जाती है। फिर फाइनली 1961 के सितंबर 1961 में जाकर के बेलग्रेड, जो कि कहां पर है? यूगोस्लाविया में, वहां पर क्या हो जाता है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना कर दी जाती है। ये देश सब है वो एक हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि एशिया अफ्रीका की यूनिटी पे शुरुआत से जोड़ दिया गया। मतलब आज़ादी से पहले हमने ARC पे का स्थापना करवाई, फिर हमने नेम के लिए काम करना शुरू करा, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कराया गया, ठीक है। बांडुंग इंडोनेशिया में है, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और 1961 में के सितंबर में हमने यूगोस्लाविया में ये कॉन्फ्रेंस कराई। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमो ने इनका जोरदार समर्थन किया। देखो, अब तीन के बारे में हमने पढ़ लिया, इजिप्ट, क्या, यूगोस्लाविया और इंडिया। ये तीनों तो अच्छी दोस्ती थी। इन तीनों के जो राष्ट्र अध्यक्ष, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उनके बीच में अच्छी दोस्ती थी। फिर इसके बाद इंडोनेशिया के सुकर्णा, इन्होंने भी इनका सपोर्ट करा, और घाना के वामे एनक्रुमा, घाना कहां पर है? अफ्रीका में। इंडोनेशिया के बारे में आप जानते ही हैं, इंडिया में है। तो इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से नेता हैं जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए हैं। देखो, अब इन नेताओं के नाम के साथ देश का भी नाम है, तो आपसे MCQ में यह भी पूछ लिया जा सकता है इनमें से कौन सा देश है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में संस्थापक था या नहीं था। तो आपके पास इस पांचों के देशों के नाम और इनके जो चीफ रहे, जैसे इंडोनेशिया के सुकर्णा रहे, घाना के वामे एनक्रुमा रहे, ठीक है, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी रहे, तो इनके नाम आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप पॉकेट डायरी का रास्ता अपना सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, और जब जब आपको समय मिले तब आप उनको याद कर सकते हैं। अब एक के बारे में थोड़ी सी जो ब्रीफ जानकारी है वो हम लोग जान लेते हैं। ये सब कुछ आपके साइड में बॉक्स के साथ दे रखा है। जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया के शासक रहे। कब से कब तक रहे? 1940 से 80 तक रहे, यूगोस्लाविया के शासक रहे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जर्मनी के खिलाफ लड़े। जर्मनी के खिलाफ लड़ने का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मित्र राष्ट्रों के साथ थे। साम्यवादी, सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। साम्यवादी है, सोच विचारधारा जो है वो साम्यवादी है, परंतु फिर भी सोवियत संघ से दूरी बना करके रखी। सोवियत संघ में बिल्कुल मिले नहीं। ऐसा नहीं कि जब शीत युद्ध चल रहा है तो समाजवादियों के साथ जुड़ गए। साम्यवादी सोच है, विचारधारा है, परंतु सपोर्ट सोवियत संघ को नहीं करा। यूगोस्लाविया में एकता कायम की, और फिर बाद में फाइनली यूगोस्लाविया ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। यह है जोसेफ ब्रोज टिटो। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। 1889 से लेकर के 1964, आप सबको पता ही है, बर्थ 14 नवंबर को आता है और डेथ 27 मई को हुई थी 1964। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। एशियाई एकता
अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए। देखो अब एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना। जवाहरलाल नेहरू जी का क्या क्या रोल है एशियाई एकता में, तो हम यहाँ पे एशिया भी और हम ये भी कह सकते हैं एशिया अफ्रीका यूनिटी, दोनों की यूनिटी पे फोकस करा है, परंतु मुख्यतः एशिया की एकता, एशिया का जितने भी देश है वो सब एक हो जाए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एक जैसी रही है, हमारी जो विचारधाराएं हैं हमारी विचारधारा एक जैसी रही है, हमारे ऊपर शोषण अत्याचार भेदभाव जो हुए वो भी एक जैसे हुए हैं, हमें सबको यूरोप के देशों ने आकर के हमें गुलाम बनाया, तो एशिया की एकता पर जोर दिया। फिर क्या कहा गया, अनौपनिवेशीकरण। देखो उपनिवेश आप समझते हैं, उपनिवेशवाद का मतलब यह होता है जब दूसरा देश एक दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, वहां पर राजनीतिक आर्थिक रूप से वहां का शोषण करने लग जाता है या राज करने लग जाता है, तो उपनिवेश हो जाता है, जैसे ब्रिटेन का इंडिया था। अब ये किसके खिलाफ, किसके पक्ष में, अनौपनिवेशीकरण के, मतलब ये जितने भी उपनिवेशवाद हुए हैं सारे हट जाने चाहिए, मतलब जो देश राज कर रहे हैं दूसरे देशों पे उनको अपना राज छोड़ देना चाहिए। इंग्लिश में से डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। मतलब ये क्या चाहते हैं, सभी देशों की आजादी चाहते हैं, सभी देशों को यूरोप के बड़े बड़े देशों से आजाद करवाना चाहते हैं। निरस्त्रीकरण, ठीक है, मतलब ये जो हथियार होते हैं इनके पक्ष में नहीं है कि हथियार बनने चाहिए, नहीं, शांति। देखो भारत हमेशा से, मैंने कहा ना कि भारत ने कभी भी आगे चल करके किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं करा, तो ये विचारधारा शुरुआत से रही है। आप नेहरू जी से पहले के चाहे जो राजा महाराजा या जो भी रहे उनकी भी ये देख लो, हमने पहले आगे जाके अटैक नहीं करा, ठीक है, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करा। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, हम लोकतांत्रिक देश में आए, और लोकतांत्रिक देश से फिर अभी तक भी आप देख लो, अभी तक भी जो मोदी जी की भी सरकार है वो भी ये कहती है कि हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, हम पहले से हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु अगर फिर किसी देश ने हम पर करा है तो फिर हम डट करके जवाब देंगे, हम डरेंगे नहीं। और वही पॉलिसी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी अपना रहे। तो हमारी विचारधारा जो है एक, हम लाइन पे एक ही पाथ पर हम चल रहे हैं इस पे। विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की, तो विश्व शांति के लिए देखो पूरी दुनिया में पीस की बात करी गई कि भाई हमारी पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए, सब शांति के साथ। तो ये देखो, ये आपको उदाहरण इतिहास से ही मिल जाता है कि भाई हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं करा, हम शांति की बात करते हैं, ठीक है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है, पूरा संसार एक परिवार है, तो विश्व शांति की बात करी गई। और आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि भारत के संविधान में भी डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जिसमें इंटरनेशनल पीस के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए बात करी गई, तो कौन से आर्टिकल में करी गई है बच्चों, आर्टिकल नंबर 51 में बात करी गई है क्या होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भारत काम करे, तो विश्व शांति के लिए इन्होंने बात करी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत करी। को एग्जिस्टेंस, मतलब देखो आज हमारा अस्तित्व है, जैसे मान लीजिए कि एक आज व्यक्ति है, आज वो व्यक्ति है, फिर उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, मतलब हम कहते हैं ना पीढ़ी चलती रहती है। अब वो पीढ़ी कैसे चलेगी, जब तक हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। भाई किसी को मार दोगे तो मतलब उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनका पूरा, मतलब जैसे आप हिटलर है, हिटलर क्या करना चाहता था, यहूदियों को पूरा खत्म करना चाहता था, वो उनकी पीढ़ी को ही खत्म करना चाहता। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि सह अस्तित्व, हम सबको, हमारा जो अस्तित्व, हम को एग्जिस्टेंस, हम सब तभी रह पाएंगे जब हम शांतिपूर्ण तरीके से रहें। वो उसको मारना चाहे, वो उसको मारना चाहे, वो उससे लड़ना चाहे, वो अपनी विचारधारा को फेमस करना चाहता है, उसको करना चाहता है, इससे सबको खतरा है। एक देश को, एक विचारधारा को, एक व्यक्ति को नहीं, सबको खतरा है। तो इससे जो ऐसी विचारधारा जो सबको खतरा दे, ऐसी विचारधारा को त्याग दो। तो बोला अच्छी विचारधारा कौन सी है, बोला अच्छी विचारधारा शांति की विचारधारा, ठीक है, शांति की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा है, जो कि बापूवाद करा करते थे। फिर बात करते हैं गमाल अब्दुल नासिर, 1918 से लेकर के 70 तक। सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे, तो इजिप्ट के शासक रहे गमाल अब्दुल नासिर। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध है। तो साम्राज्यवाद आप समझते हैं, साम्राज्यवाद का मतलब इंग्लिश में उसे इंपीरियलिज्म कहता है। देखिए साम्राज्य, अपना पूरा एक राज्य, मतलब ज्यादा से ज्यादा देश को अपने अंडर में ले लेना। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद में जनरली जो फॉर्मेट लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि जब एक देश आर्थिक रूप से दूसरे देश को अपना गुलाम बना ले, मतलब जहां के संसाधनों को सबको अपना इस्तेमाल करने लगे। साम्राज्यवाद में क्या आ जाता है, आर्थिक के साथ साथ जब राजनीतिक रूप से भी वो राज करने लग जाता है तो वो साम्राज्यवाद है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य बना रखा था, वो इंडिया में भी राज कर रहा है और हमारे जो एशिया के देश है वहां पर उसने अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। एक अपनी पूरी जो है उसको हमें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, साम्राज्य विरोध करना होगा। तो साम्राज्य जो विरोध है उसको हमें समझना होगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो स्वेज नहर के बारे में क्लास 11th की इको में आपने पढ़ा होगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो देखिए मिस्र के शासक रहे हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करा है कि जो साम्राज्यवाद है, जो इंपीरियलिज्म है, जो साम्राज्य बना लिए जाते हैं उसका विरोध करा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप देखो फिलोसफी मिलती है जवाहरलाल नेहरू जी की और नासिर साहब की कि भाई
स्वतंत्र रहे, ठीक है, सब स्वतंत्र रहे, किसी का कोई ये उपनिवेशवाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और सोवियत यूनियन का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ, ये अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सुकर्णो 1901 से 1970 इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने, 1945 से 65 तक ये राष्ट्रपति रहे इंडोनेशिया के। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करा, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है, तो ये समाजवाद के थोड़े से विरोध में है और साम्राज्यवाद के भी विरोध में। देखिए समाजवाद एक विचारधारा है, एक आर्थिक रूप से विचारधारा है, और साम्राज्यवाद क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। दोनों वर्ड्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो हम मुझे बता दीजिएगा, अपन नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक, तो बांडुंग सम्मेलन मैंने क्या बोला, बांडुंग कहां पर है, इंडोनेशिया में है, तो वहां जो सम्मेलन हुआ उसका आयोजक किया गया, तो कब किया गया, 1955 में किया गया, ठीक है, तो ये है भैया सुकर्णो साहब। सैनिक विद्रोह में तख्ता पलट हुआ, फिर क्या हुआ, वहां पर सेना का विद्रोह हो गया, और सैनिक विद्रोह में क्या कर दिया गया, इनका तख्ता पलट कर दिया गया, मतलब इनको हटा करके सेना राज करने लगी। फिर बात करते हैं वामे एनक्रुमा 1909 से 1972 तक। कौन है वामे एनक्रुमा? घाना के पहले प्रधानमंत्री बने, कब बने, 1952 से 66 तक बने रहे, ठीक है। 1952 हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा 1952 हमारे लिए महत्वपूर्ण? क्योंकि भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। कब से कब तक हुए बच्चों? अक्टूबर 1951 से चल करके फरवरी 1952 तक भारत में पहले लोकसभा के चुनाव हुए और लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हुई, ठीक है। और पूरी दुनिया जो ये सवाल उठाती थी कि भारत में कभी लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता, भारत के लोग कभी वोट ही नहीं डालते, उनको वोट का अर्थ ही नहीं पता, उनको डालना ही नहीं आता है, उन लोगों पे और उन जैसे देशों पे हमने एक कड़ा तमाचा उस समय मारा 1952 के चुनाव में, जब 50% से ज्यादा भारत की जनसंख्या ने वोट करा और लोगों ने कहा कि हाँ भारत में अब लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, ठीक है। तो 1952 हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है। आजादी के लड़ाई के अगुवा रहे, मतलब फ्रंट में रहे वो। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर है, अफ्रीका की एकता के पक्षधर है और समाजवाद के पक्षधर है। मतलब देखिए ये जो चारों पांचों लीडर्स मिले ना, इन सबकी भी थोड़ी बहुत फिलोसफी अलग है, थोड़ी बहुत जो विचार है वो अलग है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। देखिए इसीलिए कहा गया कि हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां होती है वो भी बराबर नहीं होती, पर फिर भी ये पांचों उंगलियां आज साथ है, वो पांचों उंगलियां एक साथ है। बस जरूरत क्या है कि हम कैसे साथ रख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तोड़ने की सोचते हैं और कुछ लोग जोड़ने की सोचते हैं। तो और मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं कि हम एक पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट है, हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट है। हमारा काम किसी भी चीज को तोड़ने का नहीं, हमारा काम जोड़ने का हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो विचार हो, कुछ भी हो। हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। हमें हर रास्ता ऐसा खोजना है जहां से कुछ जुड़ सके, टूट ना सके। तो अब यहाँ पे देखिए हो सकता है कि भारत, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, हर देश के बीच में थोड़ी बहुत विचारधाराओं का डिफरेंस हो, परंतु देखिए जोड़ने के लिए एक ही चीज काफी, जोड़ने के लिए कि भाई देखो हम सबके साथ सोचना हो, हम सब पे उपनिवेशवाद चला, साम्राज्यवाद चला, किसने करा? यूरोप ने करा। आओ सब हमें एक हो जाए। तो जोड़ने के लिए थोड़ी बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर चाहे अब ये समाजवाद के पक्ष में थे, हमने पीछे देखा समाजवाद के खिलाफ थे, तो ऐसा चलता है। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। नव उपनिवेशवाद या हम जिसे न्यू कॉलोनियल रूल कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे वाद तो आपको पता है, जहां वाद लग जाता है, वाद किसको दर्शाता है? विचारधारा को दर्शाता है। अब इन्होंने नव उपनिवेशवाद का विरोध करा। सबसे पहली बात तो ये आती है सर, नव उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद तो सर हमें समझ में आया, जैसे कि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे तो ब्रिटेन का हम उपनिवेश थे, हम कॉलोनी थे, इट्स ओके, ये बात समझ में आई। नव उपनिवेशवाद क्या हुआ? जब 1945 के बाद आप देखते हैं काफी देश आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, परंतु स्वतंत्र होने के बाद भी उन देशों के संसाधनों पर जो हक रहा, वो अधिकार रहा, वो उन्हीं बड़ी देशों की कंपनियों का रहा। वो वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, उनको लूट रही है, सब अपने हिसाब से चला रही है। मतलब वो एक नाम मात्र छोड़ करके गए, बाकी तो सब कुछ उन्हीं के हिसाब चल रहा है। तो ये कहा, एनक्रोमो कहता है कि ये नव उपनिवेशवाद है, ये एक नए तरीके का उपनिवेशवाद है, जिसमें वो वहां बैठे पर उनकी कंपनियां भेज दी और वो कंपनियां हमारे संसाधनों को लूट रही है, हमें बहुत कम दाम दे रही है, खूब बहुत मुनाफा कमा रही है। उस नव उपनिवेशवाद का इन्होंने विरोध करा है। तो जो कि सही भी है कि नव उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए तो यहाँ पे नेम बनेगा कि भाई ये जो जितना भी हमारे साथ गलत हो रहा है ये बंद होना चाहिए। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हो गया, फिर से सेना ने षड्यंत्र करा और इनका तख्तापलट कर दिया। ये एनक्रोमो है, घाना के प्रधानमंत्री। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से देश सदस्य रहे?
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। और मैं कह रहा हूं ना, ये वाला जो टॉपिक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाला टॉपिक है, सिर्फ क्लास 12 की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत के एशिया और अफ्रीका के साथ संबंधों को समझने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 1961 में पहला सम्मेलन कहां हुआ? बेलग्रेड में हुआ। ये ईयर भी आपको याद रखना होगा, आपको जगह भी याद रखनी होगी। 1961 में पहला बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ गुटनिरपेक्षता का। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। देखो, अब यह सम्मेलन की एक तस्वीर दिखाइए। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। परिणति का मतलब क्या होता है? परिणति, यहाँ पे परिणति का मतलब परिणाम, ठीक है, जो रिजल्ट्स है। तो ये कम से कम 3 बातों के आउटकम थे, रिजल्ट के बात बता। पहला, इन 5 देशों के बीच सहयोग। यहाँ पे पहली बात यही है कि जो 5 देश जो जुड़े हैं, वो 5 जो संस्थापक देश है, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। सहयोग हर प्रकार का, आर्थिक, राजनीतिक, सब प्रकार का सहयोग दिया जाए। शीत युद्ध का प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके हैं। देखो, अब हम क्या कहते हैं कि जो ये पहला सम्मेलन हुआ गुटनिरपेक्षता आंदोलन का, ये सम्मेलन होना और गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनने के एक, जो हम कह सकते हैं क्यों बनाया गया, तो इसके 2-3 कारण बताए गए हैं। कि भाई पहली बात तो क्या है कि 5 देशों के बीच में अच्छा सहयोग था, दोस्ती थी, तो इसलिए इन्होंने सोचा कुछ नया रास्ता। तीसरा, शीत युद्ध का प्रसार हो रहा था और इसका बढ़ता हुआ दायरा था, तो सोचा गया अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो समस्या है। तीसरी बात है कि नव स्वतंत्र काफी अफ्रीका देश आजाद हुए उस समय में, और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका के 16 नए देशों ने भागीदारी ले ली। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ, हम पढ़ चुके हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ का मनाया जाता है। 6 दिन बाद ही 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें जुड़ जाता है। अगर हम 6 दिन पहले जुड़ जाते तो हम भी संस्थापक होते संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है। 51 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं वो सब हम इसी किताब के 6th अध्याय में चर्चा करेंगे। तो 16 अफ्रीकी देश जुड़ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हम एक तरीके से मानते हैं शांति के लिए है, तो वहां जुड़ना अच्छी बात है। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। तो 25 सदस्य देश मतलब देखो, पहला जो सम्मेलन हुआ 1961 में, उसमें 25 देश सदस्य बन चुके हैं। 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो 2016 में वेनेजुएला में 17वां सम्मेलन हुआ, ठीक है। और 120 सदस्य देश मतलब आप कह सकते हैं 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देश जुड़े हुए हैं? 120 कंट्रीज जुड़ी हुई। कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई है बच्चों? 120 देश जुड़े हुए हैं। 17 पर्यवेक्षक देश, पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है। वो देश सदस्य नहीं है, परंतु वो आए हैं, वहां देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है गुटनिरपेक्षता में, और फिर उनकी इच्छा होती है तो वो जुड़ते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते हैं। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन दिन पे दिन प्रिय होता जा रहा था, लोकप्रिय होता जा रहा था, लोग उसको पसंद कर रहे थे। अलग अलग देशों से डिमांड आ रही थी, हमें भी नेम में जुड़ना है, नेम में जुड़ना है, ठीक है। नेम में जुड़कर आप अपना नेम बढ़ा सकते हैं, आप अपना नाम बढ़ा कर सकते हैं। लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में वर्चस्व बढ़ चुका था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो फिर अलग अलग देश और अलग अलग देशों में जो राजनीतिक प्रणाली को मानने वाले राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़ने लगे। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। देखिए, अब आप कुछ चीजों को समझिए और बड़ी अच्छे से समझिए। महाशक्तियों के गुटों को शामिल न होने का आंदोलन, कभी कभार एक आरोप लगाया जाता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन में कि हम लोग दुनिया से कट चुके हैं, ठीक है। जब हम गुटनिरपेक्षता आंदोलन में आ गए हैं तो हम दुनिया से कट चुके हैं, क्योंकि दुनिया के 2 भाग माने जा रहे हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। हम दुनिया से अलग हो चुके हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। यहां पर बोला गया है गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है वो महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। हम ना पूंजीवादी गुट में जाकर के शामिल होंगे, ना हम समाजवादी साम्यवादी गुट में जाकर के शामिल होंगे। तो फिर हम कैसे हैं? हम तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब क्या है? बिल्कुल एक स्तर। हम ऐसे नहीं है कि हम कभी इधर झुक गए, कभी इधर झुक गए या एक तरफ चले गए, नहीं, हम तटस्थ है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ना हम इनकी तरफ है, ना हम इनकी तरफ है। हमें कैसा पालन करना है? हमें तटस्थता का पालन करना है। जो सही होगा वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हमारा खुद का एक स्टैंड होगा। हम किसी के दबाव में नहीं बोलेंगे, हम किसी के पक्ष में, हम किसी के विपक्ष में नहीं बोलेंगे। जो हमें लगेगा वो सही होगा। तो हम दुनिया से नहीं कटे, हम दुनिया से अलग नहीं हुए, पर हम महाशक्तियों के गुटों के साथ नहीं जुड़ेंगे। हम दोनों को समान दृष्टि से देखेंगे। हम तटस्थ है, हमारा एक स्टैंड है। हम अपनी बात बोलेंगे, अमेरिका गलत करेगा तो अमेरिका के खिलाफ, और समाजवाद गलत करेगा तो समाजवादियों के खिलाफ। तो अलग थलग रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं, परंतु हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग नहीं करते।
देश में दुनिया में क्या हो रहा है हम उन पे अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाते हैं। हम खुद को अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बात जो है वो ये है कि हम महाशक्तियों के गुटों में जाकर के शामिल नहीं होंगे। परंतु एक बात ये भी देखिएगा आप, मैं जैसे एक बात हमेशा कहता हूँ कि हाँ, हम कहते हैं कि हम तटस्थ रहे, परंतु देखिए एक ना एक तरफ कहीं ना कहीं झुकाव रहता है। कहते हैं ना कि वो मन जो है मन झुक जाता है कहीं ना कहीं, चाहे वो एक पूंजीवाद की तरफ जाओ चाहे वो समाजवाद की तरफ जाओ। ठीक है, जैसे आज मैं कहूँ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता, पर वोट तो देने जाते हैं। अब जिसको वोट दे रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ में मन से थोड़ा सा जुड़ाव है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हाँ, हम ना पूंजीवादियों की तरफ है पर ना समाजवादियों की तरफ है। परंतु कुछ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जब दुनिया को ऐसा लगा कि भारत क्या है, समाजवाद को सपोर्ट कर रहा है। 1956 की घटना बताता हूं, जब एक जगह ब्रिटेन ने किसी देश पर अटैक करा तो भारत ने खूब बुराई करी, खूब आलोचना करी। ठीक है, क्यों? अब ब्रिटेन क्या है, पूंजीवादियों की तरफ है, तो पूंजीवादियों की तरफ है तो बुराई करना लाजमी था। और पर जब ऐसा ही सोवियत संघ के खेमे से किसी ने करा या सोवियत संघ ने करा तो उन्होंने, भारत ने कुछ नहीं बोला, तो वह एक स्टैंड दिखता है कि भारत थोड़ा सा समाजवाद की तरफ खड़ा हुआ है। परंतु फिर भी हम यही कहेंगे कि हम तटस्थ थे, हमारे एक व्यू पॉइंट है, हम किसी गुट में जाकर के शामिल नहीं हो रहे, ना हम नाटो के सदस्य हैं ना हम वार्सो संधि के सदस्य हैं, हम फ्री हैं हमारे। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, यही बात मैं बस आपको समझाना चाहता हूं। गुट निरपेक्षता तटस्थता की बात करता है, पृथकतावाद की बात नहीं करता। अब ये क्या है सर? देखिए, पृथक का मतलब होता है अलग, अलग। वाद का मतलब आप समझते ही हैं, विचारधारा, जो अलग रहने वाली विचारधारा को माने कि नहीं हम तो दुनिया से अलग है साहब, तुम तुम्हारी तरफ हम हमारी तरफ, हम तो देखते नहीं क्या हो रहा है। अमेरिका किसी को मारो, सोवियत संघ किसी को मारो, उनके दोनों गुट किसी को मारो, अपन को मतलब नहीं है, अपन तो आंख बंद करे और सो रहे हैं, जाओ। तो हम ऐसे नहीं है, गुट निरपेक्षता आंदोलन ऐसा नहीं है कि जो कुछ दुनिया में हो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमारी हर चीज पे नजर है। ठीक है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, मेरी तुझ पे नजर है, पता हमारी हर चीज पर नजर है। परंतु अब हमारा स्टैंड होगा, हमें किस पे क्या बोलना है, किस पे किसका पक्ष लेना है, किसका नहीं। हम अलग नहीं है, हम दुनिया से बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं हुए, हम किसी दुनिया से हम अलग नहीं हुए, हमें सबका पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। परंतु हम किसी गुट में जाकर के शामिल नहीं होंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। देखिए, पृथकतावाद का मतलब क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय मामले हैं उनसे अपने आप को अलग रखना, पर हम पृथकतावाद नहीं है। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, हम किसका पालन कर रहे हैं? हम तटस्थता का पालन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हम तटस्थ हैं पर हम पृथक नहीं है। तटस्थ का मतलब क्या है? हम एक स्टैंड है हमारा, हम दोनों की तरफ नहीं है। परंतु दोनों की तरफ ना होने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, एक बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो एक परिवार में 2 भाई 3 भाई रहते हैं। ठीक है, आज अगर वो दोनों तीनों भाई अलग रहने लग गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो परिवार से अलग ही हो गए। हाँ, वो अलग रहे होंगे, सबका अलग अलग घर है, अपना अपना परिवार है, किसी की कुछ विचारधारा होगी, किसी की कुछ होगी, पर सबका एक साथ तो है, यूनिटी तो है भाई। सब किसी बात पे हो सकता है बड़ा भाई का कुछ विचार हो, छोटे के कुछ हो, और छोटे के और कुछ हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पूरी दुनिया एक परिवार ही तो है, पूरी दुनिया एक परिवार ही तो। हाँ, अब 2 गुट, बड़े गुट बन गए, समाजवाद के और पूंजीवाद के। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे अलग हो गए या वो हमसे अलग हो गए, हम सब एक है, हमारा पूरा सबका एक ही परिवार है। और हमारी अपनी इच्छा होगी, हम उन पर कुछ विचार रखेंगे, उन पर कुछ विचार रखेंगे, अपना मर्जी। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। देखो, 1787 से अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, उसके बाद अमेरिका अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रखता है। और अमेरिका तो खुद भी पहले भी सेपरेट ही था, वो तो कोलंबस भैया थे जिन्होंने जाकर के ढूंढ लिया, हो वाह रे वाह, यहाँ तो अमेरिका है। ठीक है ना। और किसको पता था कोलंबस भैया जिस अमेरिका को ढूंढ लेंगे वो आगे जाकर के महाशक्ति बनेगा, तबाही मचाएगा। अमेरिका की वैसे ये बात कहनी पड़ेगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जब हुआ, पहला विश्व युद्ध भी हुआ, तो उसको बुलाया गया है। 1917 में वो आया है, उससे 1914 में वो नहीं था वर्ल्ड वॉर में। ऐसे ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ भी तो जापान ने उकसा है उनको। पर क्या हुआ कि जब फिर अमेरिका उतर गया, 2 विश्व युद्ध में जीत गया, ताकतवर बन गया, और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खून मुंह लग जाना, ठीक है, मारने में मजा आने लगा, अपना दबाव बनाने में मजा आने लगा। ठीक है, सबको डराना हम महाशक्ति है। तो वो वर्चस्व, वो ताकत जब धीरे धीरे अमेरिका को मिलने लगी ना, तो फिर अमेरिका ने उस ताकत का कहीं कहीं बहुत अच्छा भी प्रयोग करा है, कुछ देशों के बीच में शांति स्थापित करने में भी अच्छा प्रयोग करा है, और कुछ जगह उसका मिसयूज भी करा है। ठीक है, तो अमेरिका के लिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका पृथकतावाद को अपनाता था, अमेरिका खुद को अलग मानता था, हम किसी से ही नहीं। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई है। गुट निरपेक्ष देशों ने
जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, या आप कह सकते हैं भारत ने ही स्थापित करवाया है, उसने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच ना हो। प्रतिद्वंदी गुट कौन कौन से? पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, इनके बीच में मध्यस्थता का काम करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बैठो यार, क्यों लड़ते हो भाई? हाँ, लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, ठीक है? क्यों लड़ते हो तुम लोग? ठीक है, अहिंसा के रास्ते पे चलो, शांति के रास्ते पे चलो। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होना के उनके संकल्प में है। देखो, अब गुटनिरपेक्षों की ताकत क्या है, क्या पावर है गुटनिरपेक्ष? एक बात आप यहां पे समझिए, गुटनिरपेक्ष देश में जो भी देश मिले हैं लगभग वो सारे कमजोर देश हैं। कमजोर क्यों है? क्योंकि यूरोपियन ने कमजोर कर दिया, उनका आर्थिक शोषण करा, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार से शोषण कर दिया। और हम एक मानते हैं कि कमजोर जल्दी हार मान लेते हैं, ठीक है ना? परंतु गुटनिरपेक्षता आंदोलन में सारे देश जुड़े वो कमजोर थे, और पूंजीवादियों के पास भी खूब ताकत थी और समाजवादियों के पास भी खूब ताकत थी। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश चल रही थी कि नहीं भैया, कैसे भी इस देश को अपने साथ मिला लो, इस देश को अपने साथ मिला लो, उसको अपने साथ मिला लो, पूरी कोशिश थी। परंतु गुटनिरपेक्षता की ताकत क्या थी? ताकत यह थी कि नहीं, हम किसी के देश में, किसी गुट में नहीं मिलेंगे। ये उनका संकल्प था। इस संकल्प में, इस डेडिकेशन में पावर थी कि नहीं, हमें किसी के साथ नहीं मिलना है, चाहे कितने ही ताकत लगा दो, कितना ही जोर लगा लो, हमने तो तीसरी दुनिया का सफर चुन लिया है। और जो तीसरी दुनिया है वो कौन सी है? गुटनिरपेक्षता आंदोलन वाली है। तो इनकी ताकत क्या है? ताकत इनके संकल्प में है। इन्होंने जो संकल्प लिया है कि नहीं, हम किसी गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे, उस संकल्प में ताकत है। और ऐसे ही ये एक संकल्प आप भी ले लो कि नहीं साहब, हमें तो 12th में बहुत टॉप करना है, तो फिर आपके संकल्प में भी ताकत होगी। चाहे कुछ भी हो, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कुछ भी हो, कहीं नहीं जाना, इस साल तो सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही प्यार करना है, खूब मेहनत करनी है और 100 में से 100 वाला टारगेट पूरा करना है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, ठीक है? अब देखिए, तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। अब तटस्थता का अर्थ क्या है? कि युद्ध की नीति में शामिल, युद्ध में शामिल न होने की नीति, ठीक है? तो अब यहाँ पे गुटनिरपेक्षता मतलब ये भी नहीं कि हम तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से ऐसा भी नहीं है कि कोई हमें कुछ बोल दे, हमें मार दे और हम चलते रहे, नहीं। जहां जरूरत पड़ी हम, मतलब सीधा सा अर्थ में यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, खुद की विचारधारा होगी, खुद की विदेश नीतियां होंगी, खुद की आर्थिक नीतियां होंगी, खुद की राजनीतिक प्रणालियां होंगी। किसी के दबाव में नहीं है, हमें जब जो लगेगा हम वैसा करेंगे। हम संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के एक बड़ी महाशक्तियों तक हम किसी के दबाव में नहीं है। हाँ, हमें जो ऐसा लगेगा जो शांति के लिए काम हो रहा है, हम उसको पक्षधर है। शांति के काम के लिए हम पक्षधर हैं। शांति के लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम लोग करेंगे। जैसा कि मैं आपने कहा कि 1968 में एनपीटी की ट्रीटी हुई, भारत ने साफ मना कर दिया, चाहे अमेरिका कर रहा हो, सोवियत संघ कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि वो अन्याय वाली ट्रीटी है, गलत है वो ट्रीटी। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें, और यह भी जरूरी नहीं है कि हम युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। तुम तो लड़ते रहोगे, रोज लड़ोगे, तो हम किस किस के युद्ध को समाप्त कराने जाएंगे? ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है, तो वो ना तो किसी युद्ध में ऐसे शामिल होते हैं और ना किसी युद्ध पे अपना विचार विमर्श रखते हैं। ऐसा तटस्थता का मतलब हम पूरे तटस्थ भी नहीं, हमारी मतलब सीधा सा बात है कि अपनी खुद की विचारधारा, अपन खुद के हिसाब से चलेंगे, किसी के भी दबाव में नहीं। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश इन देशों से दूसरे देशों के युद्ध में बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया है। तो जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उन्होंने कोशिश करी है कि दोनों गुटों के कोई छोटे छोटे देशों में भी अगर लड़ाई हो रही है तो उसको टालने का काम किया, उसको खत्म करने का काम किया। चलिए, तो आज यही तो एमसीक्यू जान लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन थे शायद, डी, दोनों का आंसर डी ही रहेगा। ओके बेटा, चलिए आज के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं? तो वेरी इजी आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां की है? सन 1961 में बेलग्रेड में, 1965 दिल्ली में, 1962 मिस्र में, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 10, 7, 25, 15। ऐसे भी लिख देता हूं मैं, 10, 7, 25 और 15। ओके,
चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों, पढ़ते रहिए और इस चैनल को, इस परिवार को और आप आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी मीडियम में आर्ट्स पढ़ने का ये जो प्लेटफॉर्म है उसको बताइए लोगों को कि भाई यहाँ पढ़िए। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को बड़े ही विस्तार से और विस्तृत में पढ़ाया जाता है और सभी क्लासेस जो है कुछ समय में नियमित ढंग से आने लगेगी, रेगुलर बेसिस पे आपके पास आने लगेगी। बस आप पढ़ते रहिए। जैसा यहाँ पे संकल्प की आज हमने बात करी, वो संकल्प आप भी लीजिए कि हमें 100 में से 100 लेकर के आने हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।